हेलो गाइस, इसमें मोहम्मद खान बैक इन स्क्रीन। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 5 मास ऑफ अर्थ होगा फिज़िक्स में। और फिज़िक्स में हमने पिछला लेक्चर जो था वो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, और आज का हमारा जो उसका अगला चैप्टर है, टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी सिर्फ डेराइवेशन है, इसकी हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है। सबसे पहले मास ऑफ अर्थ से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज वी ऑल नो, हम सबको पता है ना कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास ये है। इसके बेस से हमने अभी मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। F इज इक्वल टू जी m1m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम बड़ा सा एक अर्थ बना देते हैं। सही है। इस अर्थ को हम लिख देते हैं क्या, me, मास ऑफ अर्थ। सही है। इसके ऊपर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है ना, कोई भी, इसको हम नाम दे देते हैं m का। सही है। अब इसका कोई रेडियस भी तो है ना, इधर से तो इसकी ये लेंथ है, हाइट है ना, सही है ना। ये है इसका रेडियस, सही है, और ये इसकी हाइट। अब ये डायग्राम आपने बना देना है। फिर आपने क्या लिखना है कि ये हमारे पास अर्थ की डायग्राम हो गई। अब हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। मास ऑफ अर्थ कैसे फाइंड करें? सबसे पहले इसको देखें। इस F की जगह हम mg लिख सकते हैं ना जी। F इज इक्वल टू m है, तो a की जगह हम g भी लिख सकते हैं समटाइम, क्योंकि ये अर्थ की बात हो रही है, तो इस वजह से एक को हम रिप्लेस करके g लिख देते हैं। तो F इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं ना। अभी F की जगह हम mg लिख देते हैं। पहला mg इज इक्वल टू, अब g तो अपनी जगह है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये आ गया g। अब इस m1 m2 लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमारे पास 2 मासेस थे ना, उसके अट्रैक्शन के बारे में बात हो रही थी, तो इस वजह से हमने मास 1 और मास 2 की बात कर ली। अब अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये हम एक अर्थ की वैल्यू ले लेंगे me का, और एक हम ले लेंगे m का नाम। तो हम लेंगे mg इज इक्वल टू g m और me डिवाइड बाय, अब डी स्क्वायर है ना, तो इस डी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे, डिस्टेंस था ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम डिस्टेंस पे डिपेंड करता था ना। अब ये मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ में हमने रेडियस का करना है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर को हम आर स्क्वायर से रिप्लेस कर लेंगे, तो ये आर स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये हो गया। हमने रिमेंबर, हमने me को फाइंड करना है, हमने मास ऑफ अर्थ को फाइंड करना है, सही है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कट सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है, m और m है, बीच में इज इक्वल टू है। हम इस m को और इस m को काट देंगे क्योंकि दोनों सेम है और कटते हैं। अब अगला g रहता है, g इज इक्वल टू क्या बचा, g me डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये रेडियस जो है आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर, इसको हम g के साथ ले आएंगे, g के साथ, तो हमारे पास आएगा जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई, हमारे पास ये आएगा। अब इस जी को जो है ना, हमने एम ई को फाइंड करना है। आपने ये मैथ्स में ही पढ़ा होगा, सही है ना, और फिजिक्स में भी यही है कि हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है इसे हम अकेला छोड़ते हैं। तो एम ई को हमने फाइंड करना है, मास ऑफ अर्थ को, एम ई को हम इधर रख देंगे। अब ये जी जो है, ये वाला जी, हम इसको नीचे ले आएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे, तो इसके जी आर स्क्वायर के डिवीजन में आ जाएगा। इधर से हम शुरू करते हैं बाकी। अब जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई, जी को हमने नीचे लिया है, तो हम क्या कर लेंगे, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी आ गया।
अब जी तो हमने इसके नीचे लिया है, अब एम जी हमारे पास अकेला बच गया, एम ई ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैं भी इस तरह था पहले, कि एम ई जो था हम ये डिराइव कर लेते थे, फिर हम इसे इधर इधर ही छोड़ देते थे, क्योंकि हम कहते हैं कि मास ऑफ अर्थ तो डिराइव हो गया, इसके आगे हमने और क्या करना है, तो हम यहाँ पर ही छोड़ देते। लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर ही आंसर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि मास ऑफ अर्थ फाइंड हो चुका है, लेकिन मास ऑफ अर्थ फाइंड नहीं हुआ। इसके आगे हमने इसकी वैल्यूज़ भी तो पुट करनी है, वैल्यूज़ ना पुट हुई तो ये तो हर कोई कर लेगा ना, लेकिन वैल्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके आगे क्या कर लेंगे, अभी इसके वैल्यूज़ पुट करेंगे। एम ई को आप इस तरफ भी पहले लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सब कुछ, हम एम ई को पहले लिख देते हैं, इधर एम ई को पहले लिख देते हैं, सही है ना, पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। अब जी की वैल्यू हमारे पास, सॉरी इसको आर स्क्वायर जी भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय जी, सही है ना, इसको इस तरह भी लिख सकते हो। अब एम इधर हमारे पास अकेला, वैल्यूज पुट करने में। रेडियस का हमारे पास, अर्थ का रेडियस क्या है, रेडियस जो है हमारे पास इसका है वो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ये है हमारा अर्थ का रेडियस, ये याद रखिएगा। ये ना आता हो ना तो आपका मास ऑफ अर्थ, आप ये सब बेशक लिखते, लेकिन आपका मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। m इज इक्वल टू 6.4, ये इस साल के फेडरल बोर्ड के पेपर्स में भी हमारे पास ये आया था, ये मास ऑफ अर्थ वाला पूरा क्वेश्चन आया था लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये मोस्टली आता है। तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, रेडियस में हमने ये लिख देना है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, सही है। अब मल्टीप्लाई है बीच में, डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू हम सबको पता है 10 होती है, सही है ना, अर्थ में 10 होती है। अब डिवाइड बाय इस जी का, ये जी हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पिछली वाली, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने इस जी की वैल्यू फाइंड की थी। जी की वैल्यू थी हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, और एन न्यूटन मीटर स्क्वायर और के जी जो था वो उसकी वैल्यूज थी, मतलब ऐसा यूनिट से। अब जी की वैल्यू हम इधर लिख देते हैं 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, सही है, ये हमने लिख दी है। अब इस सब को हमने जब कैलकुलेट किया, इस सब को, तो हमारे पास इससे जो आंसर आया मास ऑफ अर्थ, असली मास ऑफ अर्थ अभी ये है, सही है ना, ये नहीं है। असली मास ऑफ अर्थ का जो हमारे पास आंसर आया वो आया हमारे पास 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻26, ये है हमारे पास मास ऑफ अर्थ। ये इसके साथ आप केजी, मास ऑफ अर्थ है ना, मास हमने फाइंड करना, तो इसके साथ आप केजी भी लगा लो, केजी, सही है। ये हमारे पास आ गया मास ऑफ अर्थ। ये मास ऑफ अर्थ वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आते लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में, सही है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम बंदे से बिल्कुल ये भूल जाता है। इसमें इन सब में से मैं दोबारा बताता हूँ, इन सब मास ऑफ अर्थ में से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये पार्ट है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वैल्यूज़ वाला पार्ट है, ये वैल्यूज़ वाला, ये वैल्यूज़ वाला पार्ट आपको आता हो ना तो आप फिर क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। और अगर ये आपसे भूल गया, बेशक आपने ये सब कुछ लिख लिया हो, लेकिन आपको मैं शायद आधे मार्क्स भी ना दें, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट तो ये है हमारे पास, और डायग्राम भी बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और मोहम्मद अज़ान खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।